हाय गाइस, वेलकम टू ICSE थॉट वेल बाय अनअकैडमी। आई एम प्रेक्षा जैन और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 ऑफ योर सिविक सिलेबस विच इज दी हाई कोर्ट्स। पूरा नाम है हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, लेकिन आज के लेक्चर में हम हाई कोर्ट्स को अच्छे से रैपिड रिवीजन में कवर करेंगे। नेक्स्ट जो आएगा वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होगा। चलो फटाफट से आपको सिलेबस का एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि भाई क्या क्या है, क्योंकि हर टेक्स्ट बुक में अलग अलग तरीके से चैप्टर का बंटवारा हो चुका होगा। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। हाई कोर्ट्स में देख लेते हैं कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट आ गया, जुरिस्डिक्शन एंड फंक्शंस, और जो भी जुरिस्डिक्शंस जो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़े हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का आपका चैप्टर नहीं हुआ है रिवाइज तो आई बटन पे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा होगा, वहां पे जाके आप एक बार सुप्रीम कोर्ट पढ़ के आ जाना। उसी के कंटिन्यूएशन में भी हम हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे जुरिस्डिक्शंस है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स, जो रिट्स का जो टॉपिक है वो, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का जो पूरा टॉपिक है, ये मैं आपको एक में भी ले सकती थी पर फिर वो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, वन शॉट की तरह नहीं पढ़ाना है मुझे। इसे रिवीजन अच्छे से हो पाए इसलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो रिट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो कि बाद में लोक अदालत का टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो हम उसको भी अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये सारे सुंदर सुंदर हाई कोर्ट्स है, हर स्टेट में अपने अपने हाई कोर्ट्स होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। ये वाला है, ये कर्नाटका हाई कोर्ट है, दिस इज इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिस इज ये आइकॉनिक मद्रास हाई कोर्ट। तो इस तरह से आपके आपके स्टेट्स में भी अब देखना, विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा से ना सिविक्स इंटरेस्टिंग होती है। अपने स्टेट में हाई कोर्ट कहाँ पे है, कैसा दिखता है, आइकॉनिक होते हैं, सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स ही लेते हैं यूजुअली। ये हाई कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग्स होती है इसलिए, है ना। तो हाई कोर्ट के बारे में देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, हाउएवर देयर माइट बी वन हाई कोर्ट फॉर 2 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। अब जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, वहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है उस आइलैंड में, लेकिन वहाँ पे अगर किसी इंसान को हाई कोर्ट अप्रोच करना है तो वो कौन सा हाई कोर्ट जाएगा, कैलकाटा हाई कोर्ट जाता है। ये सिलेबस में नहीं है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि अगर यूनियन टेरिटरीज है तो उनका अपना अपना हाई कोर्ट नहीं है, वो जाएंगे, मान लीजिए निकोबार, अंडमान निकोबार है तो वो कैलकाटा हाई कोर्ट है, लक्षद्वीप है तो वो केरला हाई कोर्ट जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। तो एरिया और पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। 25 हाई कोर्ट्स है टोटल हमारे स्टेट में, दिस इज अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। कहीं भी कोई और दे रखा हो, लेकिन टेक्स्ट बुक में दे रखा है 25 हाई कोर्ट्स। In India, Delhi is the only union territory which has a high court of its own. दिल्ली हाई कोर्ट है अपने आप में, ठीक है। बाकी सारी जो यूनियन टेरिटरीज है वो अपने अपने स्टेट जुरिस्डिक्शन में, हर यूनियन टेरिटरी आई जाती है तो उस तरह से होगा, ठीक है। तो हाई कोर्ट हम देखते हैं इस पिरामिड में सेकंड लेवल पे। एपेक्स कोर्ट पे हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ ही लिया है, नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे लोअर कोर्ट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हाई कोर्ट पे, कॉम्पोजिशन पे। कॉम्पोजिशन क्या है, देखो, हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी होते हैं, एंड अदर जजेस व्हिच आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट में आल्सो अपॉइंट एडिशनल जजेस फॉर टेम्पररी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years, ठीक है। एडिशनल जजेस भी अपॉइंट हो सकते हैं, प्लस एक्टिंग जजेस भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई जज है जो है, सिटिंग जज जो है हाई कोर्ट का, वो या तो उनका ट्रांसफर हो गया या फिर वो अभी नहीं अपनी ड्यूटीज को दे पा रहे हैं, डिलीवर कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे एक्टिंग जजेस भी प्रेसिडेंट ला सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। टेम्पररीली एब्सेंट और इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, ये लिखा है, ठीक है। तो ये सारी इस तरह की कॉम्पोजिशंस बनती हैं, और अपॉइंटमेंट हम देखेंगे आगे किस तरह से होता है। अब देखो, ये मैंने खुद इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि नोट्स में एकदम शॉर्ट क्रिस्प तरीके से कैसे बनाते हैं। अपने आप में अगर आप लिखने जाओगे ना पूरे के पूरे क्वालिफिकेशंस, तो ये आप लंबी लंबी लाइनें लिखोगे, लेकिन इसको इतनी सी जगह पे आप आराम से फिट कर सकते हो। क्या है क्वालिफिकेशंस फॉर अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, क्या है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। 62 years, क्या है ये, लेस देन और इक्वल टू साइन लगा दो, और वही आपको लिखना है वर्ड्स में। अपने वर्ड्स में कैसे लिखोगे, नॉट द एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 62 years ऑफ एज। उसके बाद है जुडिशियल ऑफिस उन्होंने कोई होल्ड कर रखा है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 years, यानी क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 years लिखा है, ठीक है। इस तरह से आप सिंबल्स का यूज करो नोट्स बनाते हुए। और इसमें यहाँ पे एक है, या तो ये होगा या फिर ये हाई कोर्ट का एडवोकेट होने चाहिए, वो फॉर अगेन एटलीस्ट 10 years, ठीक है। तो अगेन ये ग्रेटर देन इक्वल टू बना दिया। तो इस तरह से आप सिंबल्स का यूज करके फटाफट क्रिस्प एकदम अपने नोट्स बना सकते हो, और इतनी सी जगह में ये आपके क्वालिफिकेशन फिट हो गए। तो जब आप फटाफट रिवाइज करने बैठोगे, आपको थोड़ा सा ना पैनिक कम हो जाता है कि भाई इतना से ही पढ़ना है। चलो, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंट कौन करता है, सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं प्रेसिडेंट के नाम पे ही है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये याद रखने की चीज है, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न, ठीक है। प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द स्टेट गवर्नर, जिस भी स्टेट के हाई कोर्ट का हम अपॉइंटमेंट करें उसका गवर्नर, ठीक है।
Other judges of the High Court are appointed by the President in consultation with the CJI, Chief Justice of the High Court and the Governor of the State. क्या यहाँ पे ये जो है ये भी वापस दूसरा जजेस के कंसल्टेशन में इनका रोल भी आ जाएगा, और बाकी ये जो है वो तो है ही है। ठीक है, आगे समझ। तो अपॉइंटमेंट मेजरली प्रेसिडेंट करते हैं और इन चीज़ों का कंसल्टेशन मेन जो स्टेट में होते हैं उनसे लेते हैं। अब रिटायरमेंट एंड रिमूवल आ जाता है कि क्या क्या है भाई, इनकी सर्विस कंडीशंस क्या क्या है। तो जज ऑफ हाई कोर्ट रिमेन्स इन ऑफिस टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स, ये तो हमने देखा ही था, मैंने लिखा भी था राइट, लेस देन 62। अ जज ऑफ हाई कोर्ट आफ्टर हिज रिटायरमेंट कैन प्रैक्टिस ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट, या फिर ऐसे हाई कोर्ट जहाँ पे उन्होंने पहले जज की तरह सर्व नहीं किया है। यानी गुजरात में कोई जज है, गुजरात हाई कोर्ट के जज है, ठीक है, वो अगर रिटायर हो जाते हैं तो या तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट की बात करो, या फिर वो बॉम्बे हाई कोर्ट या कोई और स्टेट में वापस वो गुजरात हाई कोर्ट में आफ्टर रिटायरमेंट सर्व नहीं कर सकते एज अ जज। ये चीज़ याद रखने वाली है, ठीक है। ही कैन रिजाइन फ्रॉम ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, ये याद रखना। टू एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट का प्रोसेस जब भी आता है याद रखने की चीज़ है कि 2/3 मेजोरिटी, क्या लिखा है, इम्पीचमेंट ऑफ द, एक तो ये चीज़ है कि मिसबिहेवियर या प्रूवन इनकेपेसिटी, ये ग्राउंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स होते हैं। अब इसमें जो इम्पीचमेंट में प्रोसेस आपके टेक्स्ट बुक में तो दे भी रखा होगा, एक चाहिए हमको, चलो इसको आगे देख भी सकते हैं, ये लिखा हुआ भी है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट एड्रेस टू बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज मेड बाय द प्रेसिडेंट विच शुड बी सपोर्टेड एंड पास बाय 2/3 मेजोरिटी। क्या कहा मैंने, इम्पीचमेंट के प्रोसेस में चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज का हो, हाई कोर्ट के जज का हो, हमें चाहिए 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ MPV, ठीक है, प्लस ये वाली मेजोरिटी भी चाहिए, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस ऑफ ईच ऑफ हाउस, ठीक है। तो ये भी आएगा, मेजोरिटी चाहिए यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी है और यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी आएगी, ये दोनों आती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है इम्पीचमेंट का प्रोसेस, हमेशा मैं कहती हूँ टफ होता है, इसलिए इनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। एक ही केस देखो यहाँ पे लिखा भी है, एक ही केस हुआ है अभी तक, जस्टिस सौमित्रा सेन का जो है ऑफ द कोलकाता हाई कोर्ट वाज द फर्स्ट जज इन इंडिया वाज ट्राइड फॉर इम्पीचमेंट। तो ये ज़्यादा कॉमन है नहीं, ठीक है। इम्पीचमेंट process of impeachment was passed against him in the Rajya Sabha and before it could be passed he resigned from the post। राज्य सभा में तो पास हो गया था, लोकसभा में पास होने वाला था, उससे पहले उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, तो वो इम्पीचमेंट का प्रोसेस वहाँ पे स्टॉल हो गया, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर एनी ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फुलफिल्ड। यानी ट्रांसफर ऑफ जजेस कैसे हो रहा है, अगर वो ट्रांसफर है कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देखो ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट के नाम पे ही हो रहे हैं, रिमूवल प्रेसिडेंट के नाम पे ही हो रहा है, ठीक है। एक ही चीज़ है कि यहाँ पे कंसल्टेशन है, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट से भी कंसल्टेशन ले रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, यहाँ पे भी यही है, पार्लियामेंट कर रहा है सब कुछ, प्रेसिडेंट इनिशिएट करते हैं बस, और यहाँ पे भी यही है कि ये ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन में। इनफैक्ट उसके बाद भी क्या है, CJI जो है वो रेकमेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंसल्टेशन इनका किससे हो रहा है, देखो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, प्रेसिडेंट आ गए, CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड उसके बाद जो कंसर्न हाई कोर्ट है, यानी मान लीजिए गुजरात हाई कोर्ट से हम बॉम्बे हाई कोर्ट ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा ट्रांसफर हो रहा है, तो गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का प्लस चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, दोनों का हमको कंसल्टेशन होना चाहिए कि दोनों ट्रांसफर के लिए एग्री करें, उसके बाद उस जज का ट्रांसफर हो सकता है। और जज के ट्रांसफर पर उनको कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिलनी चाहिए इन एडिशन टू हिज सैलरी, ट्रांसफर के टाइम भी उनको एक कॉम्पेंसेशन तो मिलता ही है सैलरी के ओवर एंड अबव, ठीक है। अब सैलरीज देखो क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस आर पेड मंथली सैलरी विच इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी, मिनिस्टर्स की सैलरीज एंड अलाउंसेस प्लस ये वाली हाई कोर्ट के जजेस की भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है पार्लियामेंट में। इनकी सैलरीज को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है अनलेस फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाए, तो फिर तो ये होता है। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो है ये इनका मतलब कोई वो नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर के मोहताज नहीं है, दे आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दैट स्टेट, ठीक है, वहाँ से उनकी सैलरी आती है, तो स्टेट लेजिस्लेचर में इनकी डिस्कशंस सैलरी रिलेटेड घटाना बढ़ाना कोई भी चीज़ मुद्दा उठा नहीं सकते हैं। तो ये इनकी इंडिपेंडेंस जो है वो अश्योर करता है, इनकी वर्क लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है, ठीक है। अदर देन दैट उनको रेंट फ्री जो अकोमोडेशन है वो तो मिलता ही है, पेंशन मिलती है, ये सारी चीज़ें की सर्विस कंडीशंस में बढ़िया सी रहती है।
इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट में देखो क्या है कि किस तरह से हाई कोर्ट के जजेस को एकदम इम्पार्शियल, न्यूट्रल, बेधड़क, बेफिक्र और बिल्कुल बेखौफ जजमेंट देने की होनी चाहिए, राइट, हिम्मत होनी चाहिए उनके पास। तो ये कैसे इंश्योर होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे देश में। सो इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट इज इंश्योर्ड बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। Salaries and allowances of the judges cannot be reduced to their disadvantage। जैसे कि मैंने कहा, अगर उनकी टर्म ऑफ ऑफिस के टाइम एक्सेप्ट फॉर द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी उनकी सैलरीज या अलाउंसेस को हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, उनके डिसएडवांटेज में रखने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते बदले में। जैसे अब अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ बनोगे तो आपकी सैलरी तो आज कम है, आज ये है, आज ये है, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, ये आपके बॉस के हाथ में होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, तो वो बिल्कुल बेखौफ अपना काम कर सकते हैं। नो डिस्कशंस कैन बी मेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द जज। ठीक है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है वो पूरा की पूरा वो प्रेसिडेंट से होता है। स्टेट लेजिस्लेचर में हाई कोर्ट के जज का कोई भी इनका कंडक्ट के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठ सकता। एंड दे कैन ऑल्सो पनिश अ पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कंटेम्प्ट यानी किसी ने बेधड़क मतलब कोई ऐसा आर्टिकल डाल दिया, सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म डाल दिया मान लो, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है उस इंसान पे और वो पनिशमेंट होता है, प्रॉपर फाइन या सेंटेंस मिल सकता है कोर्ट की तरफ से। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। दूसरी देखो, 2 पॉइंट्स और मैंने यहाँ पे लिखे हैं। दूसरा ये है कि भाई उनके पास पूरा कंट्रोल होता है उनके प्रोसीजर्स, उनके जो भी प्रोसेस चल रहा है उस पर। और दूसरा मतलब लास्ट पॉइंट है कि प्रोहिबिशन ऑन प्रैक्टिस पोस्ट रिटायरमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। गुजरात हाईकोर्ट से अगर आप रिटायर होते हो वापस वहाँ पे नहीं आ सकते हो, इससे क्या इम्पार्शलिटी बनी रहती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं हम इसके ज्यूरिसडिक्शन एंड फंक्शंस। देखो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है वो इतना पूछते नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने आपको बताया था पूछा नहीं जाता यूजुअली, बट ज्यूरिसडिक्शंस ओनली वी हैव टू लर्न एज अ फंक्शन एज वेल। तो अब जब फंक्शंस की बात करते हो तब भी आपको ज्यूरिसडिक्शन वाले टॉपिक्स से ही लिखने हैं। ठीक है, तो क्या क्या थे हमारे पास, ओरिजिनल था, एपेलेट था, रिवाइजरी था एंड एडवाइजरी था। यही हाईकोर्ट के भी ज्यूरिसडिक्शन से हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पे। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट में भी क्या पढ़ा था हमने कि पहले ही जाके आप किस किस मुद्दे पे सीधा हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। यही ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, पावर ऑफ हियरिंग एंड डिसाइडिंग द केसेस एट द फर्स्ट इंस्टेंस, यानी नीचे नीचे से लोअर से अपील करके नहीं आ रहे हो, आप सीधा हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। ऐसे मुद्दे ही हैं। क्या क्या मुद्दे हैं, फॉलोइंग केसेस विच इन्वॉल्व मैटर्स रिलेटेड टू स्टेट रेवेन्यूज एंड कलेक्शंस, यानी टैक्सेस रिलेटेड हो गया, कोई भी इस तरह का मैटर है स्टेट रेवेन्यू। ठीक है, ये हाई कोर्ट रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे स्टेट रेवेन्यू लिख रहे हैं। केसेस डीलिंग विथ विल, डिवोर्स, मैरिज, कंपनी लॉज एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सारे हैं। विल मतलब आपकी जो वसीयत लिखते हैं ना वो वाली चीज़, इनहेरिटेंस वाली चीज़। हाई कोर्ट कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट की तरह ही कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, राइट टू फ्रीडम में राइट टू प्राइवेसी इंक्लूडेड है या नहीं है, इस तरीके कोई भी मुद्दे आते हैं। तो एक बेसिक मुद्दा आपको बताया जो काफ़ी उछला था, लेकिन कोई भी मुद्दा है इसको जुडिशियल रिव्यू भी बोल सकते हैं। इंटरप्रिटेशन जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हाई कोर्ट भी कर सकता है। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो भी हाई कोर्ट सीधा आप अप्रोच कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी आप सीधा अप्रोच कर सकते हो। फंडामेंटल राइट्स हमारे कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट कैन हियर केसेस विच डील विद द इलेक्शन पिटिशंस चैलेंजिंग द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स टू द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इलेक्शन जो हमारे स्टेट में हो रहे हैं, जहाँ से एमपीज भी सिलेक्ट होकर जाएंगे, आपकी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती है, वहाँ पे वोट करने जाते हो, जिससे आप एमपीज इन द यूनियन लेजिस्लेचर सेलेक्ट करते हो, स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलएज बनते हैं। कोई भी इलेक्शन रिलेटेड कोई मैटर आता है जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ तो गैर कानूनी हुआ है, उसको चैलेंज करने के लिए भी आप हाई कोर्ट को सीधा अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, ये सारे हमारे हो गए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। फर्स्ट इंस्टेंस पे यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट। अब आते हैं एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन पे। एपेलेट आपको पता ही है, लोअर लेवल से ऊपर 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 हम अपील कर सकते हैं। तो बाय वे ऑफ अपील वी कैन अप्रोच। कैसे है, तो यानी इसके नीचे क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। हाई कोर्ट्स कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। अब सिविल और क्रिमिनल मैटर्स हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखे थे, इसी तरह से हाई कोर्ट में भी है। ओनली सिविल केसेस विच आर डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी ब्रॉट बिफोर द हाई कोर्ट फॉर एन अपील। यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यानी इसके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, नीचे वाले जो कोर्ट्स हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये मैटर आप हाई कोर्ट में ले सकते हो, वो वाले ही सिविल केसेस आप हाई कोर्ट में अपील के थ्रू ला सकते हो, विदाउट दैट नहीं। ठीक है, तो डिसाइड कौन कर रहा है, इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही कर रहा है कि भाई ये चीज़ जो है ज्यूरिसडिक्शन आ सकता है हाई कोर्ट का। ज्यूरिसडिक्शन यानी अगेन पावर आ सकती है, टेरिटरी आ सकती है इस हाई कोर्ट की भी, तो वहाँ पे आप अपील के थ्रू हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। तो सिविल केसेस में ये हो गया। ठीक है,
और क्या है, लैंड रेवेन्यू केसेस, वही सिविल केसेस। अब देखो सिविल यानी मैंने आपको पहले ही बताया था, घर बार रिलेटेड, लैंड रिलेटेड, क्रिमिनल कोई चीज़ नहीं हो रही, किसी का मर्डर वर्डर नहीं हो रहा, किसी को चोट नहीं पहुंचाई जा रही, वो सोच के रखना, ठीक है। तो वही केसेस जो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड है या फिर ग्रोस इनजस्टिस हुआ है ट्रिब्यूनल कोर्ट से, वो हाई कोर्ट में ला सकता है। ट्रिब्यूनल क्या है, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होती है, प्रॉपर कोर्ट्स नहीं होते। मान लीजिए कोई कस्टम्स एंड जीएसटी का कोई केस रिलेटेड है, ठीक है, इस तरह का केस जो होता है वो ट्रिब्यूनल में फाइट होता है, सीधा कोर्ट नहीं जाते इसके लिए। टैक्सेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, कभी कभी डिवोर्स होते हैं, वो वाले केसेस भी सीधा कोर्ट नहीं जाके ट्रिब्यूनल में भी ट्राई होते हैं। तो ट्रिब्यूनल जो है इससे क्या है, फटाफट जस्टिस हो जाता है, छोटी बॉडीज होती है ये। तो वैसे जो ट्रिब्यूनल के केसेस होते हैं वहाँ पे भी अगर कोई लोचा पड़ जाता है जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि इनजस्टिस हुआ है मेरे साथ, मेरे को ढंग से सुना ही नहीं है, या मेरी मतलब अनफेयर जजमेंट आ गया है, तो वो वाली चीज़ें भी आप सीधा वो सिविल केसेस को भी सीधा हाई कोर्ट में ले जा सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आते हैं हम क्रिमिनल केसेस में, उनको बाय वे ऑफ अपील कैसे लेंगे। क्रिमिनल केसेस जहाँ पे ले सकते हैं, दीज आर अपील्स कुड बी मेड टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ अ सेशंस जज, ठीक है। सेशन नहीं है, जहाँ जब भी सेशन है उसको सेशंस बोलते हैं, सेशंस कोर्ट, सेशंस जज। तो सेशंस जज में जहाँ भी इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 years, ठीक है, अगर 7 साल से ज़्यादा किसी ने दे दिया है इम्प्रिजनमेंट, तो वहाँ पे आप क्रिमिनल केस है, ठीक है, वहाँ आप सीधा हाई कोर्ट को अपील कर सकते हो। और दूसरा है जजमेंट ऑफ एन असिस्टेंट सेशंस जज एंड अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स और भी दूसरे हो सकते हैं वेयर द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीड्स 4 years, ठीक है। तो सेशंस जज वाला है, वहाँ पे 7 साल है, एडिशनल सेशंस जज और अपना जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से या दूसरे जजेस है वहाँ पे है 4 साल। तो ऐसे क्रिमिनल केसेस में भी यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट। अपील्स कैन बी मेड अगेंस्ट द स्टेट व्हेन द ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज बाईपास्ड बाय द सेशंस जज। अगेन एक्विटल यानी रिहाई, भाई कि तुम बेगुनाह हो, तुमको छोड़ दिया, एक्विट कर दिया। हाई कोर्ट नीड्स टू कंफर्म द सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय द लोअर कोर्ट्स। अगर लोअर कोर्ट में कहीं भी डेथ सेंटेंस दे दिया गया है तो हाई कोर्ट सीधा उस चीज़ को कंफर्म करेगा। ऐसे ही लोअर कोर्ट ने दे दिया डेथ सेंटेंस, चलो मृत्युदंड, और आपको फांसी पे चढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। हाई कोर्ट इस चीज़ को देखता है, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन, ये चीज़ जो है हाई कोर्ट करता है बाय वे ऑफ अपील, ठीक है। अब आते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अगेन सुप्रीम कोर्ट की तरह ही सिंपल है, वहाँ पे प्रेसिडेंट मांगते थे, यहाँ पे गवर्नर। स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स है वो, अगर उनको लीगल एडवाइस चाहिए, कोई भी कोर्ट रिलेटेड मैटर में, कोई भी लॉ रिलेटेड मैटर में अगर एडवाइस चाहिए तो वो हाई कोर्ट प्रदान कर सकता है, वो उसकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में आता है। अगेन जैसे कि इसमें लिखा है बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग का मतलब कंपलसरी कि फॉलो करना ही करना है तुम्हारी एडवाइस को, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। सिर्फ एडवाइस मांगते हैं तो वो दे सकते हैं, वो प्रदान कर सकते हैं। रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा सा अलग इसमें है कि हाई कोर्ट कैन आस्क फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस व्हिच हैज बीन डिसाइडेड बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। एक तो ये दिस हैपेंस व्हेन द हाई कोर्ट फील्स दैट द सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज डिसाइडेड केसेस व्हिच डू नॉट कम अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, जुरिस्डिक्शन यानी उसके पावर में वो फैसला सुनाना था ही नहीं और उसने सुना दिया, तो वो चीज़ को हाई कोर्ट मांग सकता है फॉर रिव्यू, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा, दैट द हाई कोर्ट कैन रिव्यू द डिसीजंस पास्ड बाय द लोअर कोर्ट्स। ये बात समझ में आई गई है। इसी को रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं कि हम रिव्यू कर रहे हैं लोअर कोर्ट्स के डिसीजंस को, एंड दिस जुरिस्डिक्शन इज एप्लीकेबल इन दोज केसेस वेयर द इनजस्टिस हैज बीन डन टू द अक्यूज्ड, ठीक है। Natural principles of natural justice have been violated or gross error has been made while delivering justice. Principles of natural justice यानी प्रिंसिपल, देखो natural justice के क्या क्या प्रिंसिपल्स है, बेसिक चीज़ें हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस याद रखने के लिए मतलब समझा रही हूँ। दैट इज़ कि देखो कोई भी अगर इंसान के ऊपर केस होता है तो उसको भी वकील मिलना चाहिए। ही ऑल्सो हैज़ द राइट टू बी हर्ड। एवरी पर्सन, चाहे किसी के अगेंस्ट हो रहा है, चाहे कोई केस फाइल कर रहा है, एवरी पर्सन शुड हैव द राइट टू बी हर्ड इन दैट कोर्ट। अगर कोई जज डिसीजन सुना रहा है तो बेसिस होना चाहिए, कोई रीज़न होना चाहिए कि ये डिसीजन मैंने दिया है, ऐसे ही आरे धड़ डिसीजन नहीं सुनाया गया, आर्बिट्रेली नहीं किया है। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स है जस्टिस डिलीवरी के, वो चीज़ आ जाती है इधर, ठीक है। तो अगर ये फॉलो नहीं हुए हैं ऐसे केसेस में भी, या फिर कोई बहुत ही ग्रेव एरर हो गया है इन डिलीवरिंग जस्टिस, वो सारे केसेस को आप सीधा रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन में ले सकता है अपना हाई कोर्ट, ठीक है। ये आ गए यहाँ पे रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो भी केसेस इस तरह के खराब सुनाए गए हैं लोअर कोर्ट्स की तरफ से, वो सीधा वो हाई कोर्ट वापस रिव्यू कर सकता है। इसको कहते हैं रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन।
अब आ जाता है जुडिशियल रिव्यू एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू तो वही है, हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉज पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पे याद रखना स्टेट लेजिस्लेचर है, यूनियन लेजिस्लेचर नहीं है। तो जिस भी स्टेट का हाई कोर्ट है उस स्टेट का लेजिस्लेचर अगर कोई ऐसा लॉ पास कर देता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन से उसके खिलाफ जा रहा है, तो वो नल एंड वाइड, क्या कहा, ये कीवर्ड्स है ना जुडिशियल रिव्यू के, नल एंड वाइड, स्ट्राइक डाउन कर सकता है उस लॉ को, उस ऑर्डिनेंस को, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, कोई भी ऐसा काम किया गया हो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। ठीक है, इफ इट वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी अगर कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं तो उसको भी वो रिव्यू करेगा। तो ये हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू की बात आ जाती है। ठीक है, तो ये फंक्शंस में भी आप जुडिशियल रिव्यू लिख सकते हो, आप एडवाइजरी, जुरिस्डिक्शन, रिवाइजरी, सारे फंक्शंस में लिख सकते हो, ओरिजिनल वाला भी। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, द हाई कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एज द डिसीजंस गिवन बाय इट आर प्रिजर्व्ड एज कोर्ट रिकॉर्ड्स फॉर द फ्यूचर रेफरेंस ऑफ द लोअर कोर्ट्स। इनफैक्ट लोअर कोर्ट्स के लिए तो ये क्या लिखा है मैंने, बाइंडिंग है। बाइंडिंग और प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट देखो हमारा हाई कोर्ट में कोई भी केस आ जाता है उसको अगर आप बाद में भी यूज कर सकते हो, उसको डिसीजन सुना दिया गया, उस डिसीजन को फ्यूचर जब इस तरह का सिमिलर केस आएगा, रिलेटेड केस आएगा, तो उसकी पहले वाले केस के डिसीजन के अलाइनमेंट में ही होना चाहिए, एकदम अलग ही नहीं सुना देना है कुछ भी। इस तरह के प्रेसिडेंट यानी प्रायर एग्जाम्पल को हम यूज करते हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट्स को इस तरह से एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखा जाता है। बाइंडिंग क्यों लिखा है कि लोअर कोर्ट्स बिल्कुल खिलाफ जाके नहीं कर सकते, मैंडेटरी है कि भाई हाई कोर्ट ने ऐसा डिसीजन सुनाया गया था पहले उसके थ्रू, तो हम उसके अलाइनमेंट में ही अब डिसीजन सुनाएंगे, अगेंस्ट नहीं जाएंगे। लेकिन ये चीज दूसरे हाई कोर्ट्स में देखो, वैसे तो हर हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है, जो सुनवाई होती है, हर चीज जो होती है उसका फैसला सुनाया जाता है, वो चीज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होल्ड करती है, जस्ट एज द सुप्रीम कोर्ट। तो हालांकि बाइंडिंग नहीं है दूसरा हाई कोर्ट्स पे, लेकिन उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो मान लीजिए कलकत्ता हाई कोर्ट जो है, अगर वो कोई डिसीजन ले रहा है और गुजरात हाई कोर्ट सिमिलर केस में कुछ सुना चुका है, तो उसको कलकत्ता कोर्ट भी रिफर कर सकता है, उसको तवज्जो दी जाती है। लेकिन लोअर कोर्ट्स के लिए, गुजरात के जो लोअर कोर्ट्स है उसके लिए तो वो गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग रहेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ है। अब आ जाते हैं अदर फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या क्या है। देखो, सुपरवाइजेस द फंक्शंस ऑफ द लोअर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स व्हिच कम अंडर द अथॉरिटी। ठीक है, तो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जो लोअर कोर्ट्स आएंगे उसकी जो चीज़ें होंगी उसको सुपरविजन करना है। डिस्ट्रिक्ट जजेस आर अपॉइंटेड एंड प्रमोटेड बाय द गवर्नर्स इन कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। गवर्नर जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, लेकिन इसमें वो हम पढ़ेंगे वैसे ही आगे। लेकिन इसमें भी हाई कोर्ट के जजेस का कंसल्टेशन होता है। ठीक है, लास्ट इज द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड SPSC यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर कंसल्टेड बाय द गवर्नर विद अपॉइंटिंग द जुडिशियल सर्विसेज में जो भी अपॉइंटमेंट्स हो रहे थे स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज में, वहाँ पे भी जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर कंसल्टेड अलॉन्ग विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC। ठीक है, ये UPSC जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका स्टेट काउंटर पार्ट है। ठीक है, तो ये इस तरह से याद रखना, UPSC का काउंटर पार्ट। अब आ जाते हैं हम एंड ऑफ द चैप्टर पे, लेकिन ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है वो रह गया है एंड रिट्स रह गए हैं, इसको मैं अच्छे से आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और इस जुडिशरी का जो टॉपिक है इससे रिलेटेड हम टॉप 20 MCQs का लाइव बहुत जल्दी लेने वाले हैं, उसको मिस आउट नहीं करना है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, मेक श्योर यू हैव डन दैट। ऑल राइट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, बी काइंड, थैंक यू।